हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th इंग्लिश का एक चैप्टर द वॉयेज को समझने वाले हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले राइटर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। भूपेन हजारिका अपने समय के एक बड़े कल्चरल आइकन थे। वो असम के सबसे मशहूर मॉडर्न म्यूजिशियन थे। उन्होंने लिटरेचर, आर्ट, सिनेमा, थिएटर और सॉन्ग राइटिंग जैसे कई फील्ड्स में काम किया। उनके गाने असमीज़ म्यूज़िक को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्हें भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला। द वॉयेज उनकी ऑटोबायोग्राफी मोई एती जाजाबोर का एक हिस्सा है। आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं। द वॉयेज। मुझे अमेरिका की यात्रा के लिए स्कॉलरशिप मिलने के बाद मैंने अपना पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स रेडी किए। गुवाहाटी में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक पास्टर थे जिन्होंने मेरा रिसर्च करिकुलम प्रिपेयर किया। मैंने उनसे कहा कि मैं फ़ौरन सिर्फ कंटेंट सीखने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि फॉर्म और नए आइडिया सीखने जा रहा हूँ। उस समय असम के चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बारदोलोई थे। वो टाइगर जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले इंसान थे। अमेरिका में स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप दिलाने में उनकी मदद बहुत इम्पॉर्टेंट थी। जर्नी से पहले मैं उनसे आशीर्वाद लेने गया। सितंबर 1949 में मैंने अमेरिका जाने का प्लान बनाया। मैंने डिसाइड किया कि मैं उन कंट्रीज़ को भी देखूंगा जो रास्ते में आएंगी। सबसे पहले मैं गुवाहाटी से दमदम एयरपोर्ट गया। उस फ्लाइट का किराया 55 रुपीस था और प्लेन का नाम डकोटा था। फिर दमदम से विशाखापट्टनम तक इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट ली और वहाँ से कोलंबो गया। कोलंबो से मुझे शिप SM सैम्पोनियो से 13 दिन का सी वॉयेज करके मार्से, फ्रांस जाना था। जर्नी के दिन मैं गुवाहाटी के कन्हीकुची एयरपोर्ट पहुंचा। मेरे साथ मेरी मदर, फादर, माँ भी और मेरा छोटा भाई जयंता भी थे। मेरे कुछ दोस्त भी मुझे छोड़ने आए थे, जैसे सैयद अब्दुल मलिक और सैला बरुआ। जब प्लेन रनवे पर चलने लगा और स्पीड बढ़ाने लगा, तब मुझे अचानक याद आया कि मेरा बैग, जिसमें पासपोर्ट, डॉलर्स और टिकट्स थे, मैं घर पर ही भूल गया हूँ। मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा। कैप्टन ने मेरी बात सुनी और प्लेन को रोक दिया। प्लेन वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया और लैडर नीचे की गई। मैं नीचे उतरकर मलिक से अपना बैग ले आया, जो वो लेकर दौड़ते हुए आ रहा था। फिर मैं वापस प्लेन में बैठ गया और थोड़ी देर में हम कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता एयरपोर्ट पर मुझे मेरे क्लासमेट भाबेन दास मिले। उस वक्त मैं फिल्म मेकिंग सीख रहा था और कल्याण गुप्ता के अंडर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा था। जब मैं कलकत्ता से निकला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं असम और ईस्टर्न इंडिया को छोड़कर जा रहा हूँ। जब विशाखापट्टनम से निकला तो लगा जैसे मैं पूरा इंडिया ही छोड़ रहा हूँ। मेरा दिल अपने देश के लिए हैवी हो गया था। उस वक्त बहुत से लोग जो अमेरिका पढ़ने जाते थे, वापस नहीं आते थे। इसी वजह से रिच लोग अपने बेटों की शादी करवा देते थे उन्हें अमेरिका भेजने से पहले। 11 सितंबर 1949 को मैं विशाखापट्टनम से कोलंबो पहुंचा। कोलंबो लंका का एक खूबसूरत सिटी है। कैंडी सिटी बुद्धा फॉलोअर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह है। यहाँ फेमस टेम्पल ऑफ द टूथ रेलिक है। यहाँ का एनवायरनमेंट देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सारनाथ या बोधगया में हूँ। एक दिन मुझे एक लोकल डांस देखने का मौका मिला जिसका नाम यकुमा नतुम था। ये एक डीमन डांस था जो तब परफॉर्म किया जाता था जब किसी को बीमारी या मेंटल प्रॉब्लम होती थी। डांसर ट्रांस में चला जाता था और फ्यूचर की बातें बताता था। बड़े ढोल बज रहे थे और डांसर्स बैम्बू स्टिक्स के साथ डांस कर रहे थे। ये डांस मुझे असम के देवधानी डांस जैसा लगा। हमारी शिप स्केड्यूल से 1 और आधा दिन लेट निकली। शिप में बहुत लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे। ज़्यादातर लोग इंडो चाइना से थे और उनका ड्रेस विमेन के लॉन्ग ड्रेस जैसा था। मैं थोड़ा डर भी रहा था क्योंकि मैं सब कुछ छोड़कर नई दुनिया की तरफ जा रहा था।
एक दिन मेरी मुलाकात एक फ्रेंच लड़के से हुई जिसका नाम ऑन्द्रे था। वो सिर्फ 23 या 24 साल का था और इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता था। कुछ दिनों बाद शिप एडन पोर्ट पहुंची। मैंने वहां 300 रुपए में एक रोलेफ्लेक्स कैमरा खरीदा। उसके बाद शिप अलेक्जेंड्रिया से होते हुए जिबूटी पहुंची। वहां मैंने देखा कि इटालियन रूलर्स ने वहां कोई डेवलपमेंट नहीं किया था। ज़्यादा लोग गरीब थे और विमेन बुर्का में घूम रही थी। नेक्स्ट स्टॉप कायरो था। ये सिटी मुझे बॉम्बे जैसी लगी। लोग हर जगह चिल्लाते और बात करते नजर आ रहे थे। टाइम की कमी की वजह से मैं पिरामिड्स नहीं देख पाया और क्लियोपैट्रा का हेयर क्लिप भी नहीं देख पाया। वहीं पर मुझे पता चला कि माओ जेडोंग की लॉन्ग मार्च सक्सेसफुल हो गई है और चाइना फ्री हो गया है। इस न्यूज़ ने मुझे इंस्पायर किया और मैंने सोचा कि मेरी भी लाइफ की लॉन्ग जर्नी एक दिन सक्सेसफुल होगी। एडन से जिबूटी जाते वक्त रात के 2 बजे शिप का अलार्म बजने लगा। सब लोग डेक पर आ गए। कैप्टन ने बताया कि इस जगह पर कभी-कभी एक रेयर साइट दिखाई देता है, एक स्टार जो मुस्लिम क्रेसेंट मून के ऊपर दिखाई देता है। सब लोग उस रेयर सीन की फोटोज लेने लगे। मैंने भी अपने रोलेफ्लेक्स कैमरा से कुछ फोटोज लिए। कैप्टन ने कहा कि उसने ये सीन सिर्फ 1 या 2 बार ही देखा है। उस मोमेंट में मैं बहुत खुश हुआ और मैंने गॉड से प्रेयर की, भगवान से प्रेयर की, अपने लिए और सब लोगों के लिए जिन्हें मैं जानता था। उस वक्त मुझे अपने अंदर एक आवाज़ महसूस हुई जो कह रही थी, इस डिवाइन साइट को अपनी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह समझो। एक ट्रैवलर की तरह देश से देश और नेशन से नेशन तक आगे बढ़ते रहो। सफ़र की थकान को अपनी खुशी का हिस्सा बना लो। जर्नी फिर से शुरू हो गई। मैंने सुना कि बहुत से मुस्लिम्स को भी इस रेयर साइट को देखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मैं किसी एक कास्ट या कम्युनिटी से अपनी पहचान नहीं जोड़ता था। मेरी पहचान सिर्फ एक इंसान की थी। शायद इसी वजह से गॉड ने मुझ पर अपनी काइंडनेस दिखाई। थोड़ी देर बाद एक और सरप्राइज मिला। मैंने समुद्र में हजारों नियॉन लाइट्स जैसी रोशनी देखी। मैंने सोचा कि समुद्र में इतनी लाइट्स कैसे हो सकती हैं। जब मैंने पूछा तो पता चला कि वो फॉस्फोरस फिश के झुंड थे जो अपनी रोशनी से समुद्र को चमका रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सारी वीडियोस का अपडेट मिलती रहे।